नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित यह सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व की वीडियोस में क्रमशः सन 2022, 2021 तथा 2020 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। अभी हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं पूर्व की वीडियोस में। आज हम पेपर 2 से प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, पेपर 2 के जो कि इसका प्रथम प्रश्न होता है महाकाव्यों से संबंधित, उसी को देखेंगे। लेकिन इस प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, अथवा वो किसी भी विषय का क्यों न हुआ, उसमें मूलतः 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। वो है एक तो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस, और दूसरा है पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सिलेबस आपको बताता है कि आपके आने वाले पेपर में क्या पूछा जाएगा, और पीवाईक्यू आपको बताते हैं कि किस तरीके से पूछा जाएगा। ये 2 चीज़ें हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जब भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हैं, 2 चीज़ें आपके टेबल पर होना ज़रूरी है। आपकी स्टडी टेबल पर ये होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम, चूँकि संस्कृत विषय आपने ऑप्ट किया है ऑप्शनल के रूप में, ठीक है, तो आपके पास में सिलेबस होगा ही। नहीं है तो आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस का पीडीएफ और पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि सिलेबस के विषय में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पेपर 2 को देखेंगे, जो कि 2019 से संबंधित है। इसमें प्रथम क्वेश्चन महाकाव्य वाला है, ठीक है। बिना किसी विलंब के हम इसको प्रारंभ करेंगे। तो पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोनिर्दिष्टानां विषयाणां पर्यायलोचनं सोदाहरणं प्रत्येकं सार्धशतेन शब्दयः विधीयताम्। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन एक पैटर्न है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। ये लाइन आपको बताती है कि ये पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसा कि कुछ समय पूर्व मैंने आपको बताया था कि जब तक आप पीवाईक्यू नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि किस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। सिलेबस तो आपको बता देगा कि हाँ ये चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में हैं और ये पूछे जाएंगी, किंतु पीवाईक्यू आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको हल करने हैं। तो ये मात्र एक लाइन आपको बताती है कि ये पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से हल करना है। मान लीजिए अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो क्या आप इस प्रश्न को सटीक तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे? इसका ज्ञान होते हुए भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर बता रही है कि अधोनिर्दिष्टानां विषयाणां पर्यायलोचनं सोदाहरणं प्रत्येकं सार्धशतेन शब्दयः विधीयताम्, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों को देखते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उदाहरण सहित आपको 150 शब्दों में प्रस्तुत करना है, ठीक है। अगर आपको ज्ञात ही ना हो कि कितने शब्द में उसका आंसर लिखना है, आप तो एक ही पेज में लिखे आएंगे, आप तो 10 ही लाइन लिख लेंगे, आप 500 वर्ड्स में लिख लेंगे, तो इसका कोई निर्धारण नहीं हो पाएगा। और ये भी ज्ञात नहीं है कि उसमें उदाहरण देना है या नहीं देना है। तो ये जो लाइन है इस पेपर के इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न आपको बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें 5 प्रश्न उप प्रश्न हैं, जो कि 10-10 अंक के हैं। टोटल 50 अंक का ये पूरा प्रश्न है जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने इतना समय आपको यहाँ बताने में, इस एक लाइन को बताने में इसलिए लिया है कि क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते ही नहीं हैं, ठीक है।
वो डायरेक्ट सिलेबस कवर करते, कोर्स कवर करते हैं बस, और कुछ नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये मतलब मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है PYQ देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपको ज्ञात हुई होगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम कालिदासस्य कलायाः सुंदर सृष्टि रस्ति इति सोदाहरणं प्रतिपादयत्। अर्थात कुमार संभवम कालिदास की कला का सुंदर सृष्टि है। कुमार संभवम जो महाकाव्य है वो कवि कालिदास जी की कला की सुंदर सृष्टि है। इसको उदाहरण सहित आपको प्रस्तुत करना है, प्रतिपादित करना है। देखिए यहाँ पर कुमार संभवम से प्रश्न बन रहा है कवि कालिदास जी के विषय में। अब आप इसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे प्रथम सर्ग में, यानी कि कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के प्रथम खंड में ही महाकवि कालिदास जी ने भारत देश के उत्तर में स्थित हिमालय का देवत्व एवं महत्व प्रतिपादित किया है। ठीक है, आपने इसके मंगलाचरण को देखा होगा, जैसे कि मंगलाचरण में भी कहा गया था कि अस्त्युत्तरशाम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगादि राजः पूर्वा परौ तो निधि वज्ञाः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। अर्थात उत्तर दिशा में हिमालय नामक देवताओं की आत्मा और पर्वतों का राजा स्थित है, जो पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थित दोनों समुद्रों में पृथ्वी के मापक पैमाने की तरह प्रविष्ट होकर खड़ा है। अर्थात दोनों समुद्रों के बीच में स्थित होकर क्या कर रहा है, पृथ्वी की गहराई को वो माप रहा है। तो ये कवि कालिदास जी की जो कला है उस मंगलाचरण में ही देखने को मिल गई है, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग के मंगलाचरण में, जो कि फर्स्ट ही श्लोक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया है कि इस तरीके से आप उदाहरण दे दे करके आंसर को लिखेंगे। ये प्रश्न कैसे प्रस्तुत करना है एक आइडिया आपको ज्ञात आ गया होगा। मतलब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्य अवलंब्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः इति मतस्य यथार्थ्यं संयुक्तिकं सोदाहरणं च प्रतिपाद्यताम्। अर्थात ये जो प्रश्न है शिशुपाल वध के महाकाव्य से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि शिशुपाल वध महाकाव्य के विषय में जो ये उक्ति है, माघे सन्ति त्रयो गुणाः, इस उक्ति अथवा मत की का उदाहरण सहित आपको क्या करना है, प्रतिपादन करना है, उत्तर प्रस्तुत करना है उदाहरण सहित इस उक्ति के विषय में। तो माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघ के विषय में कहा जाता है कि माघ के अंदर तीनों गुण हैं। माघ कवि जो हैं उनके अंदर तीनों गुण हैं। वो तीनों गुण क्या क्या है, इसके विषय में एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कि उपमा कवि कालिदास जी की तो उपमा प्रसिद्ध है, और भारवी का अर्थ गौरव तथा दंडी का पद लालित्य। तो तीन कवियों के नाम आ गए, कवि कालिदास जी की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य। ये तीनों ही गुण महाकवि माघ में देखने को मिलते हैं। तो ये इनकी प्रशंसा की गई है इस उक्ति के माध्यम से। ठीक है, एक बार और मैं स्पष्ट कर देती हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि माघ में महाकवि कालिदास जैसी उपमा, भारवी जैसा अर्थ गौरव तथा दंडी जैसा पद लालित्य है, और यह श्लोक माघ की काव्य कला को प्रतिष्ठा को द्योतित करता है एक तरीके से। इसीलिए कहा है कि माघे सन्ति त्रयो गुणाः। ठीक है, यानी कि उक्ति जो है काव्य जगत में माघ की सर्वोत्कृष्टता को सिद्ध करती है। यदि हमें महाकवि कालिदास जैसी उपमा, भारवी जैसा अर्थ गौरव एवं दंडी जैसा पद लालित्य एक साथ चाहिए, तो शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि ये तीनों ही गुण महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में डाल दिए हैं। अगर इन तीनों ही गुणों की विशेषता को समझना है, जानना है, तो ये आप इसमें प्रस्तुत करेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसदम विद्वदोसदम मतम इदम संयुक्तिकम सोदाहरणम च समीक्षितम। नेसदम विद्वदोसदम, नेसद काव्य जो है, नेसद को विद्वानों की औषधि बताया गया है, इसका ये तात्पर्य है। और इस उक्ति की उदाहरण सहित आपको क्या करनी है, समीक्षा करनी है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। ठीक है, तो नेसदम विद्वदोसदम जो ये प्रसिद्ध है श्रीहर्ष के विषय में है। महाकवि श्रीहर्ष का नाम आपने सुना है,
ठीक है। तो महाकवि श्रीहर्ष विविध विद्याओं, शास्त्रों एवं कलाओं में पारंगत, असाधारण प्रतिभा संपन्न कवि रत्न हैं। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर ये सभी के सभी कलाएं, विद्याएं विद्यमान हैं और इसीलिए इनको सभी विद्वानों की औषधि कहा है। नेषद को विद्वानों की औषधि कहा है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं तथा विविध विद्याएं इन्होंने ग्रहण की हैं। इन्होंने नेषदीय चरितम महाकाव्य में अपनी व्युत्पत्ति एवं कला का सहज संयोजन किया है। नेषदीय चरित की संरचना में हमें उनके प्रतिभा, ज्ञान एवं विलक्षण वैदुष्य का मणिकांचन योग मिलता है। ठीक है, तो इसके विषय में आप ये बता सकते हैं, श्रीहर्ष के विषय में उन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान पुंज का अपने इस महाकाव्य में ऐसा निक्षेप किया है कि नेषदीय चरित केवल काव्य ही न रहकर अनेक विद्याओं, शास्त्रों एवं संवित्तियों के ज्ञान का एक बृहद कोश बन गया है। ठीक है, इसीलिए संस्कृत अदितियों ने इस महाकाव्य को सर्वाधिक प्रतिष्ठा दी है और श्रीहर्ष के विषय में कहा है नेषदम विद्वदोषदम। अब श्रीहर्ष के विषय में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दर्शन का भी अध्ययन किया है, दर्शन के विषय में भी इनका ज्ञान जो है अपार है और अनेक विद्याएं इन्होंने कलाएं सीखी है, विद्याएं इनके अंदर हैं। ठीक है, इसलिए इनको विद्वानों की औषधि कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर प्रस्तुत करना है ये। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आप जो है उदाहरण सहित बता सकते हैं कि जैसा इन्होंने अनेक प्रकार के दर्शनों का अध्ययन किया है, विद्याएं ग्रहण की है, इनके अंदर ललित प्रकार की कलाएं, विभिन्न शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है, राजनीति शास्त्र हो गया कि काम शास्त्र हो गया, संगीत शास्त्र हो गया इत्यादि का ये अध्ययन कर चुके हैं। और जैसे इनके ज्ञान के विषय में आप बता सकते हैं, इन्होंने वेदांत दर्शन के विषय में कहा है कि स्वम च ब्रह्म च संसारे मुक्तौ तु ब्रह्मम केवलम। तो वैसे ही आपको उदाहरण सहित सारे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दशकुमार चरितम तत्कालगामिनः समाजस्य जीवितम उद्बुद्धम प्रज्वलित चित्रम प्रस्तुविति समीक्षिता। अर्थात दशकुमार चरित के तत्कालीन समय जो कि उस समय का, जिस समय दशकुमार चरितम की रचना की गई उस समय समाज की स्थिति कैसी थी, उसका एक प्रज्वल चित्र आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है और उसकी समीक्षा करनी है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है मैं पहले भी हल करवा चुकी हूँ क्लासेस के दौरान और इसके पूर्व में ये 2020 में भी पूछा गया था, अलग तरीके से पूछा गया था लेकिन आंसर एक ही था। ठीक है, मैंने हल भी करवाया था। पूछा गया था कि दशकुमार चरिते वर्णितम सामाजिक जीवनस्य वैचित्र्यतम, इस प्रकार से। ठीक है, तो उस समय भी उसमें भी आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना था और इसमें भी यहाँ पर भी वही बताना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगी, आपको ये चीज़ें मिल ही जाएंगी। 2020 के प्रश्न पत्र में हल करवाई गई हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके विषय में। जब भी समाज की बात आती है, सामाजिक व्यवस्था की बात आती है, तो समाज मूलतः 4 वर्णों में विभाजित होता है। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग हो गया, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि में बटा होता है। ब्राह्मण का उच्चतम स्थान है, विशेष अधिकार उसको प्राप्त थे। दशकुमार चरितम के समय में भी ब्राह्मण वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और क्षत्रिय का प्रमुख कर्तव्य क्या होता था? जनता की रक्षा करना, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि। देखिए, दशकुमार चरित जो है दंडे की एक ऐसी कृति है जिसमें तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि इसमें ब्रह्मचर्य अवस्था के विषय में बताया गया है कि अभी जैसा है ना कि एक सामान्य व्यक्ति की आयु को मूलतः 4 भागों में विभाजित किया गया है 25-25 वर्ष की आयु में। तो पहले 25 वर्ष की आयु जो है ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मचर्य अवस्था में वो व्यतीत करने होते हैं। किंतु दशकुमार चरितम में वैसा उस काल में वैसा कोई नियम नहीं था। 25 वर्ष की आयु सीमा अनिवार्य नहीं थी। दशकुमार चरित के सभी कुमार जो है ये 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पूर्व ही अध्ययन कर वापस लौट आए थे। तो आप ये बात एक विशेष रूप से बता सकते हैं उस समय। और ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार के उपरांत शिक्षा प्रारंभ की जाती थी। आपको ये भी देखने को मिलता है, मतलब वर्तमान में भी ऐसा प्रचलित नहीं है, किंतु हाँ, आप भारतीय संस्कृति वाले पोर्शन का जब अध्ययन करते हैं तो मूलतः ये चीज़ों का अध्ययन करते ही हैं। ठीक है, और शिक्षोपरांत गुरु से ऋण मुक्त होकर व्यक्ति गुरु से आशीष लेकर गृहस्थ आश्रम में फिर प्रवेश करता है आफ्टर 25 ईयर।
जब वो 25 वर्ष की आयु हो जाती है पूर्ण, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि 25 वर्ष के पहले जो है ब्रह्मचर्य ज्ञान या ये जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये अनिवार्य नियम नहीं था। उस समय जो 10 कुमार थे उन्होंने 25 वर्ष की आयु के पूर्व ही अपना जो है अध्ययन समाप्त कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। उस समय मनोरंजन के लिए कला साहित्य संबंधी गोष्ठियाँ की जाती थी। गोष्ठियों का आयोजन स्थल राजदरबार, श्रेष्ठ नागरिकों, धनिक विद्वानों, पुरुषों का ग्रह होता था। इसके अलावा और भी मोस्ट चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की थी 2020 वाले प्रश्न पत्र में। तो वो अब मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया कि सीरियल ऑर्डर में सारे प्रश्नों को सोल्व करवाया गया है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक काव्य दृष्टिया शिवराजोदय काव्य से महत्व विवृणोत। अर्थात ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से शिवराजोदय काव्य का महत्व का वर्णन करना है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काव्य है ये शिवराजोद्यम एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसको कुल 68 सर्गों में निबद्ध किया गया, मतलब 68 सर्गों में निबद्ध किया गया है। महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है अर्थात इतिहास पर आधारित है, जिसमें मूलतः धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त सतकुलोद्भूत शिवाजी महाराज के प्रमुख इसके नायक हैं, उन्हीं का वर्णन किया गया है। पूरे इस महाकाव्य में उनकी वीरता के विषय में बताया गया है। ये महाकाव्य चूंकि वीर रस पर आधारित है अर्थात वीर रस प्रदान काव्य है, और इसमें करुण, रौद्र, विभत्स, भयानक आदि रसों का भी यथास्थान पर सम्यक रूप से प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न की दृष्टि से आपको अपना आंसर प्रस्तुत करना है अर्थात उसका वर्णन करना है। तो स्पेशली जो शिवराज उद्यम काव्य है इसका महत्व बताना है। अब देखिए इसका जो महाकाव्य है, महाकाव्य का मैंने आपको बताया इसमें 68 सर्ग है, तो प्रत्येक सर्ग का नामकरण जो है उस सर्ग के वर्ण विषय के आधार पर किया गया। और इस महाकाव्य में मुख्यतः समस्त शास्त्रीय लक्षणों का पालन हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से देशभक्ति की भावना मुखरित होती है। ठीक है, तो इस महाकाव्य में जो इसकी महत्ता बताई गई है उसी को आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है उदाहरण सहित। ठीक है, उदाहरण आप दीजिए, सही वर्णन करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का पेपर सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, आपको समझ में आया होगा। और अब आप इनको लिखने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं लिखेंगे तो कोई तात्पर्य नहीं है वीडियो सुनने का। ठीक है, तो लिखिए। और कुछ चीज़ों में जैसे डिफ़िकल्टी आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कमेंट करके। बाकी यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृत।